कश्मीरी पंडित की। खैर, अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी राय है, लेकिन कहानी या कोई भी जब ऐसी चीजें मैं आपके सामने लेकर आता हूं तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो फैक्ट्स हों वो सही हों। कई बार फैक्ट्स गलत भी हो जाते हैं, जहां से लेता हूं हो सकता है वो अलग अलग फिगर आ जाते हैं, तो गलतियां होती हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी कम गलतियां हों और जो सच है वो आपके सामने रखें। तो कश्मीरी पंडित की आज की कहानी है। कश्मीरी पंडित से नाम से ये पता चलता है कि जो कश्मीर में रहने वाले पंडित या हिंदू हैं उनकी कहानी है। बट ये कश्मीरी पंडित हैं कौन, कौन लोग थे, इनका इतिहास क्या था? जाहिर सी बात है, पहला सवाल मन में यही आता है। तो कश्मीरी पंडितों का बड़ा पुराना इतिहास रहा। जब कश्मीर में अलग अलग शासक थे, अलग अलग राजा हुए, तो वो एक दौर चलता रहा। तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम राजा भी हुए जिन्होंने कश्मीर में हुकूमत की। तो उन मुस्लिम राजाओं के दौर में कश्मीर में जो पंडित थे, एक्चुअली वो 3 तरह के टोटल कहते हैं कश्मीरी पंडित होते हैं। जो पहले थे वो कश्मीरी पंडित, उनको बनमासी कहा जाता है। जब मुस्लिम राजाओं ने कश्मीर में हुकूमत की और उनके दमन और उनकी उसकी वजह से जो लोग कश्मीर छोड़कर चले गए और फिर बाद में वापस आए, ऐसे कश्मीरी पंडितों को बनमासी कहते हैं। तो एक कैटेगरी कश्मीरी पंडित की ये थी जो पहले चले गए फिर वापस आ गए। दूसरी कश्मीरी पंडित की जो एक कैटेगरी है वो है मलमासी। मलमासी ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो भी जिसने शासन किया, जो हुकूमत की, बट उसके राज में ये डटे रहे, मुकाबला करते रहे, गए नहीं छोड़कर और वहीं रहे। तो ऐसे लोगों को मलमासी कश्मीरी पंडित कहते हैं। और इन्हीं में एक तीसरा तबका, एक तीसरी कैटेगरी थी बुहिर पंडित की। बुहिर पंडित वो जो कश्मीर में रहकर जिन्होंने कारोबार किया, व्यापार किया। तो कायदे से ये 3 कैटेगरी में कश्मीर के पंडित को रखा जाता है। और कश्मीरी पंडित का बहुत पुराना इतिहास रहा और एक वक्त में कहानी थी कश्मीरी पंडितों की और कश्मीरी मुसलमानों की आपसी प्यार, भाईचारे सबकी हमेशा अच्छे से रहे। इवन जब 47 का बंटवारा हुआ उस वक्त भी ऐसा कुछ नहीं था और दोनों की बहुत सारी ऐसी कहानियां सामने आती हैं अच्छी अच्छी। हालांकि 47 में पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि कश्मीर जो है उसके साथ चला जाए, लेकिन वो गया नहीं, हिंदुस्तान के साथ रहे जब राजा हरि सिंह थे, और मैंने आपको पूरी कहानी भी सुनाई थी। तो लेकिन पाकिस्तान की नजर हमेशा कश्मीर पे रही और वो किसी तरह से भी चाहता था कश्मीर उसके हिस्से में आए। जंग भी हारा लेकिन वो सुधरा नहीं। और ये सिलसिला जो है कश्मीरी पंडित और बाकी लोग वहां कश्मीर के प्यार मोहब्बत सब कुछ रहते चले आ रहे थे। लेकिन ये जो पूरा मसला शुरू हुआ, ये एक्चुअली 80 के दशक में थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हुआ था कश्मीरी पंडितों को लेकर। और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त रूस ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दी थी और अमेरिका रूस को वहां से खदेड़ना चाहता था। अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो रूस के खिलाफ कबायली और बाकी ऐसे सारे लोग वो लड़ाई पे उतर गए। और इसी दौरान में पाकिस्तान ने भी मदद की। जो अफगानी थे, जो कबायली और सारे लोग जो रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, तो उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। जनरल ज़ियाउल हक तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाकर सत्ता पे पाकिस्तान के काबिज हो चुके थे। उन्होंने पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में
ऐसे जो अफगानिस्तान से सारे लोग हैं उन लोगों को ट्रेनिंग, पहली बार जो ट्रेनिंग कैंप और ये सारी चीजें अब हम सुनते हैं पाकिस्तान में आतंकवादियों का चलता है, एक्चुअली शुरुआत वहीं से हुई थी जब ये अफगानिस्तान का में रशिया की रूस वहां पहुंची और उसके बाद अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू हुई। तो ज़ियाउल हक ने अफगानिस्तान के ऐसे बागियों और ऐसे लोगों को जो रूस से लड़ाई कर रहे थे उनको तैयार करना शुरू किया और उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की पाक अधिकृत कश्मीर में। उसी ट्रेनिंग के दौरान अब जाहिर सी बात है अपना पाक अधिकृत कश्मीरी जो अपने कश्मीर है तो बहुत ज्यादा वो दूरियां नहीं, नजदीकी, क्योंकि कभी एक था 47 से पहले। तो फिर उस वजह से क्रॉस बॉर्डर भी होने लगा और फिर बाकी चीजें धीरे धीरे हथियार और ये चीजें भी आने लगी। और पाकिस्तान की नजर वैसी ही थी कश्मीर पे, जंग से वो जीत नहीं सकता था। तो ज़ियाउल हक को लगा कि क्यों ना ये सस्ता भी पड़ेगा, जो अफगानिस्तान के जिन लोगों को तैयार कर रहा उन्हीं में से कुछ इधर भड़का के और कश्मीर में भी जो है हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीजें कराकर हम कश्मीर को हड़प लें। तो वो एक साजिश वो भी थी। तो वहां से ये चीजें शुरू होती हैं। हालांकि दो चीजें यहाँ पे थ्योरी एक ही है कि कश्मीर में हमेशा जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी तादाद, एक कहते हैं कि 5%, 5% से ज्यादा नहीं रही, लेकिन कुछ लोगों का क्लेम है कि नहीं करीब 15% के करीब थी। तो ये एक क्लेम रहा। तो ये जब चीजें शुरू हुई अफगानिस्तान और रूस वाली, उसके बाद इधर ट्रेनिंग कैंप, उसका हालात बिगड़ने शुरू हुए, फिर कश्मीर में धीरे धीरे घुसपैठ शुरू हुई और यहाँ पे नफरत के बीज बोए जाने लगे। बट इसी दौरान में एक पॉलिटिकल एक ऐसी चीज हुई जिसने इस चीज को और हवा बहुत तेजी से दे दी। 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह, ये फारूक अब्दुल्ला के बहनोई हैं, इन्होंने फारूक अब्दुल्ला की सरकार जो है सत्ता छीन ली और ये खुद जम्मू कश्मीर के ये मुख्यमंत्री बने, गुलाम मोहम्मद शाह 1986 में। जो कहते हैं, जो सारी चीजें हैं सामने, वो ये है कि गुलाम मोहम्मद शाह के बाद हालात और बिगड़ने शुरू हुए थे। उसकी वजह ये थी कि तब तक धीरे धीरे ये सारी चीजें छोटी मोटी उठती थी कश्मीर, और कश्मीर में भारत विरोधी जो चीजें होती थी पर बहुत बड़े पैमाने पर नहीं थी। लेकिन गुलाम मोहम्मद शाह ने एक अजीब फैसला लिया था। उनका ये फैसला था कि जम्मू के जो न्यू सिविल सेक्रेटरिएट है उस एरिया में एक पुराना मंदिर है जिसको गिराकर एक भव्य शाही मस्जिद बनाई जाएगी। अब जाहिर सी बात है ये कोई बर्दाश्त तो करेगा नहीं। तो लेकिन ये गुलाम मोहम्मद शाह ने ये फैसला लिया तो इसके खिलाफ लोगों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया कि ऐसा नहीं होगा। अब यहीं पे जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो कश्मीर के जो कट्टरपंथी थे वो अचानक उनको एक हवा मिल गई और फिर उनका नारा आना शुरू हो गया कि इस्लाम खतरे में है और ये सारी चीजें। और वहां से ये एक धीरे धीरे चिंगारी जलनी शुरू हुई और इसी चीज को लेकर फिर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुआ। उस वक्त ये शुरुआती बुनियाद रखी गई थी और तब साउथ कश्मीर और सोपोर में कश्मीरी पंडितों पे बाकायदा हमला हुआ, उनके घरों पे हमले हुए, उनकी जो है प्रॉपर्टी लूट ली गई, बहुत सारे लोगों को मारा गया। कश्मीरी पंडितों की औरतों और लड़कियों के साथ बलात्कार की बहुत सारी घटनाएं सामने आई। तो ये अब ये चीजें होने लगी, ये उसी वक्त 1986 की बात है। पहली बार जो हमला हुआ था एक्चुअली कश्मीर में वो 1986 में हुआ था जब गुलाम मोहम्मद शाह ने जम्मू में ये कहा था कि एक शाह मस्जिद बनाएंगे और उसको लेकर धरना प्रदर्शन हुआ
और दूसरी तरफ से फिर जो कट्टरपंथी ताकतें थी कश्मीर में, उन्होंने ये कह दिया कि इस्लाम खतरे में, और फिर कश्मीर घाटी में भी जो पंडित रह रहे हैं उनको बाहर करो। और फिर सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई थी साउथ कश्मीर और सोपोर में। तो जब ये दंगे हुए और हिंसा हुए तो इसको सरकार रोकने में नाकाम रही। आखिरकार 12 मार्च 1986 को राज्यपाल तब जगमोहन थे, दिल्ली के भी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। तो सरकार की इस नाकामी में दंगा रोकने की जगमोहन ने वहां की सरकार को भंग कर और फिर वहां पर राज्यपाल शासन लगा दिया गया और सरकार जो है वो उनकी बर्खास्त कर दी गई। इसके बाद ये 86 की बात है। 87 में चुनाव होता है जम्मू कश्मीर विधानसभा का, और इस चुनाव में खास बात यह थी कि जितने भी कट्टरपंथी ताकतें थीं जो अलग कश्मीर, भारत विरोधी नारे, ये सारी चीजें करते थे, वो एक एक करके सब चुनाव हार गए। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज भी था कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन लोगों को नकार दिया जो भारत विरोधी हैं, कश्मीर विरोधी हैं, पाकिस्तान समर्थक हैं, और उन लोगों को चुना जो सिर्फ कश्मीर और हिंदुस्तान की बात करते थे। लेकिन इस चुनाव में हारने की जो कट्टरपंथी ताकतें हारी, उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस चुनाव में धांधली की है, धांधली हुई है और इस धांधली की वजह से वो हारे हैं, और इसीलिए फिर उन्होंने पहली बार हथियार उठाना शुरू कर दिया और शह दे रहा था उधर से पाकिस्तान। तो वो चुनाव में हार का ठीकरा उन्होंने ये कहकर कि यहां धांधली हुई है, उन्होंने हथियार लेना उठाना शुरू कर दिया। और उसी 87 में चुनाव और 88 में पहली बार जुलाई के महीने में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF एक फ्रंट बना, और इस फ्रंट के जो बनाने का मकसद था उस वक्त यही था कि कश्मीर को भारत से अलग करना। मतलब अब कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का है, वहां पे हिंदुओं का कोई मतलब नहीं है, कश्मीरी पंडित नहीं रहेंगे, ये सारी चीजें। और इसके बाद फिर ये एक जो दूरी है वो बढ़नी शुरू हो गई कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच में। ये जब कट्टरपंथी ताकतें वहां पे इसमें शामिल हो गई, और अब एक ही मकसद था कि किसी तरह से कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को हटाया जाए, भगाया जाए। लेकिन फिर भी तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, चूंकि 86 के दंगे के बाद हालात कंट्रोल हो रहे थे। अब 88 आ गया था, हालांकि छिटपुट ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन JKLF के गठन के बाद 1988 में फिर से इस चीजों ने जोर पकड़ा कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ। तभी 14 सितंबर 1989 को एक ऐसी घटना होती है जो फिर पूरे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का एक तरह से भविष्य लिख देती है। बीजेपी के उपाध्यक्ष जम्मू के और बीजेपी के एक बड़े नेता घाटी के पंडित टीका लाल टपलू 14 सितंबर 1989 को 1989 को टीका लाल टपलू को बाकायदा लोगों के सामने मार दिया जाता है, और मारने के साथ ये धमकी दी जाती है कि घाटी से जो है सारे कश्मीरी पंडित फौरन निकलने, खाली कर दें। टपलू की इस कत्लेआम के बाद पहली बार एक डर लगता है वहां पे आम जो कश्मीरी पंडित थे कि अगर इतने बड़े नेता के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर कोई भी सुरक्षित या महफूज नहीं है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके ठीक 1.5 महीने के बाद वहां रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू, इनकी हत्या कर दी जाती है। ये नीलकंठ गंजू वही थे जिन्होंने JKLF के जो आतंकवादी मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी, उस मकबूल भट्ट को, जिसे बाद में तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। तो चूंकि इन्होंने फांसी की सजा सुनाई थी, इसलिए वहां के कट्टरपंथी ताकतों ने इस रिटायर्ड जज को भी मार डाला और इनकी बीवी को किडनैप कर लिया। और नीलकंठ गंजू की
जो वाइफ है उनका उसके बाद कभी पता नहीं चला कि वो कहां है। इसके अलावा जो वकील थे इस मामले में वहां पे प्रेमनाथ भट्ट, उनका मर्डर कर दिया गया। फिर 13 फरवरी 1990 को श्रीनगर के टेलीविजन स्टेशन के जो डायरेक्टर थे लासा कौल साहब, उनका मर्डर कर दिया गया। और इस तरीके से कुछ बड़े, मतलब ये तो नाम आ गए, छोटे मोटे तो हो रहे थे, वो गिनती में ही नहीं थे। अब दो चीजें थी, एक तो कश्मीर में ये जो कश्मीरी पंडित और हिंदू थे, ये वहां पे बहुत सारे अच्छे पोस्ट पे और अच्छे जगहों पे काम कर रहे थे। और इनमें से मतलब जज, डॉक्टर, प्रोफेसर, सिविल सर्वेंट, ये जितने बड़े बड़े सारे पोस्ट वहां पे अच्छे अच्छे सारे कश्मीरी पंडित पोस्टेड थे। तो ये चीजें भी वहां के कश्मीरी जो ये कट्टरपंथी ताकतें थी, इनकी नजरों में थी कि ये कश्मीरी पंडित देखो, ये जज भी बना बैठा हुआ, ये पुलिस में इस पोस्ट पे है, ये डॉक्टर हॉस्पिटल में इस पोस्ट पे है, ये सिविल सर्वेंट में है, ये IAS IPS में भी इसका दबदबा जलवा है, जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से कम है। तो ये चीजें भी उनके दिमाग में चल रही थी और इसीलिए उन्होंने इनको निशाना बनाना शुरू किया। तो अब एक के बाद रिटायर्ड जज, बीजेपी के नेता, वकील, कई ऐसे पुलिस अफसर, कुछ बिजनेसमैन, एक एक कर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाने लगा। और अब वहां पे डर का एक तरह से माहौल हो गया था, लेकिन अब भी लग रहा था कि सारी चीजें सुधरेंगी। लेकिन फिर सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं जनवरी 1990 में। और इस जनवरी 1990 की 2 तारीख सबसे खास थी। एक 4 जनवरी 1990 कश्मीर घाटी से छपने वाले कुछ अखबार में एक इश्तेहार छपता है, एक बाकायदा, और साथ में कुछ खबरों का वो भी। और ये जो कुछ छपा था प्रेस रिलीज की तरह नोट, वो हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया था, बाकायदा उसके नीचे नाम था। इसके बाद वहां की अल-सफा एक उर्दू अखबार है, उसको भी लगातार उसने इसको कई दिन तक छापा। कहा गया था आपको इसको छापना है। और जो घाटी से निकलने वाले अखबार थे उन्होंने इसे छापा। तो जो मुजाहिदीन, जो हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से ये जो छपा था, उसमें बाकायदा ये लिखा था कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो फौरन घाटी छोड़ दें, और अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो फिर उनके साथ बहुत बुरा होगा, और घाटी छोड़कर वो जितनी जल्दी हो चले जाए। अब ये अखबारों में चीजें आनी शुरू हुई। ये 4 जनवरी 1990 की पहली बात है जब ये आई। और इसके बाद से ही अब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। अच्छा, वहां उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारे चीजें, पूरी जिंदगी चूंकि वहां रहे, उनका सब कुछ वहां जमा पूंजी सब कुछ था। लेकिन इसे एक ऐलान ने उनके अंदर में दहशत फैला दी। लेकिन फिर लगा कि सरकार और कोई कुछ मदद करेगा। तब VP सिंह दिल्ली में प्रधानमंत्री थे और फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री थे। लेकिन दोनों ही सरकार ने कश्मीरी पंडितों की और उस वक्त की इस हालात को शायद सही से परखा ही नहीं, और कोई उनके लिए प्रोटेक्शन या कोई उनकी हिफाजत के लिए जिस तरीके की होनी चाहिए वो हुआ नहीं। और अंजाम ये हुआ कि इस 4 जनवरी 1990 के अखबारों में ऐलानिया, इस ऐलान के बाद कि आप कश्मीरी पंडित फौरन सब घाटी छोड़कर चले जाओ, उसके बाद वहां मार काट
कश्मीरी पंडितों को मारना, उनके घरों को जला देना, प्रॉपर्टी लूट लेना, दुकानें लूट लेना, उनकी औरतों लड़कियों के साथ बलात्कार, रेप करना, ये सिलसिला शुरू हो गया। और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन सबसे ज्यादा जो, जिसको आज भी ब्लैक डे के तौर पे मनाते हैं सारे कश्मीरी पंडित, इस 4 जनवरी के ठीक 15 दिन के बाद की दिन है वो, 19 जनवरी 1990। इस एक दिन में सबसे ज्यादा वहां पे हिंसा हुई। और इस एक दिन में कहते हैं कि एक साथ कई लाख कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दिया और वो नीचे उतरकर जम्मू आ गए, कुछ दिल्ली पहुंच गए, कुछ और जगह पहुंच गए, शरणार्थी कैंप में रहने लगे अपने ही देश के अंदर, और अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, घर बार, सब कुछ कहते हैं कि कई जगह पे ये है कि जब भूकंप या ये सारी इस तरह की चीजें आती हैं या सुनामी आती है, तो वो अपने पीछे तबाही जो छोड़ती है, लोग जिस तरह से भागते हैं या मरते हैं, तो क्या होता है कि घर में चप्पल जहां जैसे है, बर्तन पड़े हुए हैं, कपड़े, बिस्तर, सब वैसे ही का वैसी। तो 19 जनवरी 1990 का जो मंजर, जो सीन था, वो बताते हैं लोग, वो वैसे ही था जो जिस साल में जैसे था, जो जितना अपने पास लेके जा पाए बस वो। लेकिन उन्होंने फौरन घाटी छोड़ा और अपना घर बार, अपनी जमा पूंजी, सब कुछ छोड़कर, और वो सब वहां से निकल गया। कहते हैं कि सिर्फ अकेले 19 जनवरी 1990 को सबसे ज्यादा लोगों ने कश्मीर छोड़ा था। और इसके अलग अलग फिगर है, लेकिन कहते हैं करीब 4 लाख कश्मीरी विस्थापित हुए थे घाटी से। एक नाम आया था अभी हाल में, आपने सुना होगा, बिट्टा कराटे, एक टेररिस्ट था, वो मारा गया। कहते हैं कि 1990 में अकेले इस बिट्टा कराटे ने अकेले 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। और ये बड़ा बाद में बोलता भी था, मैंने ऐसे मारा है। जो सरकारी आंकड़े थे इस पूरे मामले में, वो ये था कि इस पूरे कश्मीरी पंडितों के बाहर जाने में और जो वहां हिंसा हुआ, उसमें करीब 300 कश्मीरी पंडित मारे गए। हालांकि कोई भी इस पे भरोसा नहीं करता, इसलिए कि ये फिगर हजारों में, लोग कहते हैं कि हजारों में है जो कश्मीरी मारे गए, और जिनकी बीवी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उनकी तादाद भी बहुत थी। एक सरकारी आंकड़ा यह है कि 1990 में कश्मीर में लगभग 1,70,000 पंडित थे। ये भी आंकड़ा गलत है, कहते हैं कि करीब 3 से 4 लाख वहां पे पंडित थे। और इस वक्त अगर मैं अभी की बात करूं, तो अभी कश्मीर घाटी में अब भी करीब, मतलब जो उस वक्त नहीं गए, उसमें एक बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत कम तादाद थी, लेकिन जो नहीं गए कश्मीर घाटी में भी, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को सुरक्षा, या अगर वो बुजुर्ग हैं तो बीवी और मियाँ दोनों साथ हैं, लेकिन बच्चों को और बाकी को जो वहां से निकाल दिया और भेज दिया कि तुम कहीं और सेफ रहो, यहाँ हमारा क्या होगा, पुश्तैनी चीज है, यहाँ से छोड़ के कहाँ भीख मांगेंगे, कैसे जिंदगी गुजारेंगे, मरना होगा तो यहीं मरेंगे। तो ऐसे बुजुर्ग लोग रह गए, और जिनमें से बहुत सारे बच भी गए। ये भी था कि मजबूरी में भी रहा, जो भी सामने वाले ने कहा उन्होंने उनकी बातें मानी, वैसे ही रहे, दबाव में रहे। और कहते हैं कि अभी भी घाटी में अलग अलग 187 जगहों पे करीब 4000 के करीब कश्मीरी पंडित रहते हैं। लेकिन उनकी परिवार, उनके फैमिली के बाकी सब मेंबर दूर हैं, कोई कहीं और है, कोई कहीं और, वो जाता नहीं है। तो वहां सिर्फ बुजुर्ग माँ बाप है, और वो अपने पुश्तैनी घर और जमीन से जुड़े हुए और वहीं रहते हैं। उनके बच्चे कभी वापस जाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि आज भी खतरा है कि उनका क्या होगा। तो लाखों लोग इस 19 जनवरी
1990 के उस एक फरमान के बाद चूंकि उसकी अजीब अजीब कहानियां, मतलब मैं आपको कैसे सुनाऊं कि जो जब ये सब कुछ मार काट मचा हुआ था, उसके बाद भी 93 में, 2002 में और एक दो बार इस तरह की हिंसा हुई, तो जो थोड़े बहुत रह गए थे, थोड़ी हिम्मत दिखाई थी, वो भी उन्होंने फिर धीरे धीरे करके छोड़ दिया और वो सब कुछ घाटी से निकल गए। तो अब कहते हैं कि अभी भी कुछ कहते हैं कि करीब 2700 से 2800 है, लेकिन एक रफली फिगर है कि 4000 के करीब कश्मीरी पंडित घाटी में आज भी है, अलग अलग जगहों पे। लेकिन जो कभी साथ में प्यार से रहते थे, बाद में वही पड़ोसियों बाकी लोगों ने, आज भी कई ऐसे हैं जो उन्होंने देखभाल की, लेकिन ज्यादातर है कि उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, उस पे उनकी दुकानें, उनके मकान सब हड़प लिए और वहां पे अब वो रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अफसोसनाक बात यह भी है कि इन कश्मीरी विस्थापितों के लिए करीब 1990 की बात है, ये 2019 है, 29 साल के करीब हो गए, जिस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए वो कभी हुआ नहीं। इनके वापस बसाने के लिए, इनको ले जाने के लिए, इनकी मदद के लिए ये अपने ही देश में शरणार्थी कैंपों में और इधर उधर, मतलब जो एक से एक अमीर कश्मीरी पंडित, वो बेचारे, उनका सब कुछ वहां लुट गया। नई जिंदगी से उन्होंने नए सिरे से जिंदगी शुरू की और आज भी इनकी बड़ी अजीब, मतलब दर्द भरी सारी कहानियां हैं। जम्मू में है, दिल्ली में है, कुछ लखनऊ में है, अलग अलग शहरों में ये फैले हुए हैं और लगातार सरकार से मांग करते हैं। अभी बीच में ये भी आया था कि इस हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्मार्ट सिटी इन कश्मीरी पंडितों के लिए बनाएंगे और स्मार्ट सिटी बनेगा तो वहां पे ये जाकर वापस बस सकते हैं। तो देखिए, उम्मीद कीजिए कि शायद ऐसी कोई स्मार्ट सिटी बने और वापस ये लोग अपने घर जा सकें। इनको इनकी जो पूरी सुरक्षा की गारंटी, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि हमारी ये राइट है, हमारा सुरक्षा से जीना, हिफाजत के साथ जीना, तो ये हमें हमारा राइट मिलना चाहिए। तो कश्मीरी पंडितों को भी ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। इनको वापस इनकी बसावट, इनको बसाने का सोचना चाहिए। लेकिन इतने साल हो गए मुझे कहते हुए, ये है कि चाहे कोई भी सरकार हो, कभी कश्मीरी पंडितों के सही दर्द को शायद कोई समझा ही नहीं और सिर्फ राजनीति हुई, राजनीति के अलावा कुछ नहीं हुआ। और इनमें से कई मेरे दोस्त हैं जो, मतलब मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि ये कश्मीरी पंडित, हमें बस यही लगता था कि चलो जैसे होता है पंडित ब्राह्मण ये भी हैं, कश्मीर से हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित फेमस क्यों हुए? क्योंकि जब उनपे ऊपर जुल्म हुआ, वो घाटी छोड़कर निकले, तो फिर एक तरह से उनकी पहचान ही हो गई कि अब आप कहीं भी आप जाएं, कश्मीरी पंडित हैं तो पहली चीज ख्याल में आएगा, अच्छा ये वो लोग हैं जिनको भगाया गया था, जिनका घर बाहर सब कुछ वहां लूट लिया गया, जला दिया गया, छीन लिया गया। तो अब ऐसी पहचान है। तो बड़े इन लोगों की मतलब जिंदगी जो है, दुख दर्द भरी कहानियां हैं पूरी, और कोशिश यही होनी चाहिए कि वापस, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी घाटी में जाकर रहना चाहते हैं, अपनी जमीन से जुड़ना चाहते हैं, वहां बसना चाहते हैं, अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये है कि ऐसे माहौल में कहाँ ले जाए, एक बार सुरक्षा की गारंटी हो तो जरूर जाएंगे। तो ये पूरा इतिहास था कश्मीरी पंडितों का, और हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि ये सब वापस अपने अपने घर जाएं और इन्हें इनका हक मिले, इनसे जो कुछ छीना गया उन्हें वो वापस मिले, और सब प्यार मोहब्बत से रहें। और क्या चाहिए दुनिया में। दीपक से कहूंगा इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल हो तो बताएं। सवाल है कि कश्मीरी पंडित हैं, अभी उनकी क्या हाल है, किस हालत में रह रहे हैं? अभी भी जो अलग अलग जगहों पे रह रहे, देखिए कुछ ने अपना नई जिंदगी से जिंदगी शुरू की, कुछ अच्छे
बिजनेस करने लगे, कुछ ने अपनी जिंदगी को फिर से तरक्की के रास्ते पर ले गए। लेकिन ज्यादातर कश्मीरी पंडित जो हैं उनका गम आज भी वही है जो 1990 में था। वो आज भी अपने आप को घर से निकाला हुआ महसूस करते हैं। जो उनके अपने मारे गए, जिन अपनों के साथ बलात्कार हुआ, जो घर दुकानें लूट ली गई, उसका दर्द, उसका जख्म उनको आज भी है। और वक्त वक्त पर वो लोग हमेशा आते भी हैं सामने, कई बार अलग अलग जगहों पे धरना प्रदर्शन भी करते हैं, अपना हक मांगते हैं। वही मैं कह रहा था, जैसे अभी अब सरकार ने कहा है कि हम एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे इनके लिए, ताकि ये सब एक जगह वापस जाकर बच सकें, क्योंकि अभी ये सब बंजारे जैसी जिंदगी है। अलग अलग जो कैंप हैं वहां पे रहते हैं, जम्मू में है बहुत सारे, दिल्ली में है बहुत सारे, और भी अलग अलग शहरों में है। लेकिन अपना घर अपना होता है, तो इन सब की बस एक ही है कि कब ये अपने घर को लौटे। सर, राजीव जी का सवाल है कि अनुपम खेर को किसने कश्मीरियों का लीडर बनाया, कश्मीरी पंडितों का लीडर? एक अनुपम खेर भी देखिए जो है वो कश्मीरी पंडित हैं। इवन जो एक डायरेक्टर और इस वक्त मैं भूल रहा हूँ, टीवी चैनल पे बहुत आते हैं वो भी कश्मीरी पंडित है। किसी ने अनुपम खेर को लीडर नहीं बनाया कश्मीरी पंडित का, लेकिन चूंकि अनुपम खेर भी कश्मीर के पंडित को बिलोंग करते हैं और उनके आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, तो जब जब मौका मिलता है, जिस मोर्चे, जिस फ्रंट पे, वो ये सारी चीजें जाहिर करते हैं। और जो हक है कश्मीरी पंडित, मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ अनुपम खेर क्यों, हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज बनता है कि वो कश्मीरी पंडितों के इस गम में, दुख में, उनके हक में शामिल हो और उनके लिए जो भी हो सके वो करना चाहिए। सर, कई लोगों का सवाल है कि कश्मीरी पंडितों को कुछ मुआवजा दिया गया है, नहीं दिया, या ये चुनाव में मसला रहता है? कई बार मुआवजे की बात हुई, लेकिन जो मुआवजे की रकम है और जो उनकी अपनी सारी चीजें थी, उसका कोई मतलब वो है ही नहीं कि ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। बट बाकी चीजें होती हैं कि इनके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, छोटी मोटी चीजें हुई हैं। लेकिन जिस पैमाने पे, जिस बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से निकल कर रह रहे हैं और जो भी उनको सुविधाएं दी गई हैं, वो बिल्कुल एक तरह से ना के ही बराबर है। सर, एक सवाल था जो ऊपर चला गया, वो कहना था कि आपने हर किसी की रिक्वेस्ट पूरी कर दी, लेकिन आपने असम की या कोई नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टोरी नहीं सुनाई है। देखिए, अब मैं कम से कम, आप कह रहे हैं हर की रिक्वेस्ट पूरी कर ले सकता, धीरे धीरे सबकी हो रही है। अब मैं असम और नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी जाऊँ, हालांकि मुझे याद आ रहा है शायद मैंने कोई नॉर्थ ईस्ट की स्टोरी सुनाई हो, पता नहीं शायद, लेकिन नहीं है तो मैं इसको जरूर लिस्ट में लिखता हूँ और आपकी ये शिकायत भी दूर करूंगा। अर्जुन पोरवाल जी आगरा से हैं, उनका पेड क्वेश्चन था और कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे उनको विश करें। अर्जुन जी, हैप्पी बर्थडे आपको, बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और इसी तरह बस कहानियां सुनते रहें। सर, ये आपने कहानी सुना के 1984 की दंगे याद दिला दिए, जो सिख दंगे हुए थे, उसमें भी कुछ ऐसी हालत थी। हमारे शायद दिल्ली राइट की कहानी नहीं सुनाई है, मैं आपको जल्दी उस कहानी को भी सुनाऊंगा, क्योंकि वो भी बड़ा अफसोसनाक है। जैसे मैं जब ये सब कुछ कश्मीरी पंडित की, मैं ईमानदारी से बताऊं कि जब मैं सब देख रहा था, कुछ कागजात चेक कर रहा था, कुछ रिकॉर्ड चेक कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो तस्वीरें आंखों के सामने घूम रही थी कि उस वक्त सोचिए कि अखबार में एक अचानक विज्ञापन आया, एक प्रेस रिलीज टाइप छपे, एक संगठन, आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के नाम पे, आप खाली कर दो और फौरन निकल लो वरना मार देंगे। अब जिस आदमी की पुश्तैनी, मतलब दादा परदादा के टाइम से आप वहां रह रहे हैं, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर के जो मर्द हैं वो वहीं काम करते हैं, नौकरी करते हैं, आपके सारे अड़ोस पड़ोस आपके एक तरह से दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और अचानक आपसे कहा जाए कि अब ये आप छोड़ो और आप निकलो यहाँ से, तो एक मतलब दुनिया एक तरह से ब्लैंक ही हो जाएगी कि जो अपना सब कुछ है उसको छोड़ के अचानक कहाँ जाएं, किसके पास जाएं और क्या करेंगे फिर। तो ये बातें करना और इसको सुनाना आसान है, लेकिन अगर आप दिल में झांक के देखें उन लोगों के लिए,
कि उस वक्त उस पल क्या बीती होगी उन सब पे, इतने लाखों परिवार पे। वाकई बहुत तकलीफ दे। सर प्रेम यादव जी का सवाल है, सर कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टी अब उस पर अब किसका कब्जा है? सरकार ने उनकी प्रॉपर्टी छुड़वाने का कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अब जो कश्मीर का हमारे बहुत इसी लायक है, कश्मीरी पंडितों को सब देखिए, उनकी प्रॉपर्टी के बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे तो ऐसे तो जला दिए गए, यूं ही पड़े हुए थे, बहुत सारे लोगों ने कब्जे कर लिए। और दूसरा ये कि अगर आप सरकार या कोई और अपने पास ले भी ले तो वहां रहने के लिए कौन जा रहा है? कोई रहने के लिए तो कोई गया नहीं, क्योंकि जान, हर एक को अपनी जान की फिक्र है। तो जब तक गारंटी नहीं होगा कोई जाएगा नहीं। तो ज्यादातर तो वो लूट लिए गए थे, जला दिए गए थे, या बाकी जो वहां के लोकल थे उन्होंने कब्जा कर लिया। सर एक सवाल है, क्लासमेट नाम की आईडी सर, उस सर वो कह रहे हैं कि राहुल पंडिता नाम से एक बुक लिखी गई है, वो राइटर है, सॉरी, आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट करें? जी बिल्कुल, मैं जरूर पढ़ूंगा। बल्कि मैं एक चीज, अभी आपने जो पूछा कि कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ, तो उसमें मैंने कुछ ऐसे केस स्टडी पढ़े थे, श्रीनगर में ही है। इन तमाम नफरतों के बीच कुछ ऐसे, हालांकि कुछ मुट्ठी भर है, ऐसे पड़ोसी भी निकले जो मुस्लिम थे, जिनके परदादा भी और दादा परदादा के जमाने से वो भी रह रहे थे और वो कश्मीरी पंडित भी रह रहे थे। दोनों के कल्चर सब कुछ अलग, लेकिन एक साथ रहे, पले बढ़े, जवान हुए। तो उन लोगों ने बाकायदा उनके अपने जो कश्मीरी पंडित चले गए, उनके घरों की रखवाली की, उनके एक एक सामान की रखवाली की। जो बाकी लोग जलाने या कुछ लूटने आ रहे थे उनको अपनी जान पे खेल के रोका, और आज भी उसकी हिफाजत करते हैं उसी तरीके से। और बीच बीच में कई बार वो लोग आए, दौरा करके चले गए, कुछ चुपचाप वहां रहे भी जब बीच में हालात थे, फिर कुछ दिनों में लौट गए। लेकिन वो आज भी उसको अमानत की तरह सहेजे हुए हैं। तो ये भी एक है, एक दूसरा पहलू है। लेकिन यही है कि ज्यादा बड़ी तादाद में ऐसा नहीं हो पाया। सर समीउल्लाह कुरैशी जी हैं, कश्मीर से हैं। सर उनका कहना है कि नेशनल मीडिया गिव्स फेक न्यूज़ रिगार्डिंग कश्मीरी पंडित्स। सैफुल्लाह साहब, मैं ये तो नहीं, समीउल्लाह खान साहब, नेशनल जो आप टीवी या न्यूज चैनल की बात कर रहे हैं, फेक न्यूज, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे सच्ची खबरें होती हैं, कई बार फेक न्यूज होती है। मैं आपसे सहमत हूँ, कई खबरों को बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जाता है। लेकिन कश्मीरी पंडित के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, मैं ये भी दावा नहीं करूँगा कि मैंने अगर 100 कहा तो 100 से इसमें एक आध मैं इधर उधर हो सकता, क्योंकि मैं भी फैक्ट्स के लिए डिपेंडेंट हूँ गवर्नमेंट एजेंसी पे, या फिर कश्मीरी मीडिया पे, या फिर उन किताबों पे, या फिर उन लोगों ने जो रिसर्च किया है, या फिर ह्यूमन राइट कमीशन के जो डेटा हैं उस पे। तो कहीं ना कहीं एक का इधर उधर हो सकता है, इसकी मैं शुरू में भी मैंने कहा था। लेकिन कश्मीरी पंडितों के बारे में पूरी तरह से गलत या फेक मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि 1990 में जो कुछ हुआ था, ये 1, 2, 4, 10 नहीं, सैकड़ों फैमिली की कहानियां हैं, और वो दर बदर भटके हैं और आज भी जीते जागते हैं। बहुत सारे, ज्यादातर शहरों में आपको मिल जाएंगे। आधा घंटा उसके साथ आप बैठ के देखें, फिर आपके भी आंसू आएंगे और आप भी कहेंगे कि हाँ वाकई क्या क्या हुआ था। तो सुभाष चंद्र जी का सवाल है, सर क्यों किसी ने कोर्ट में जाके इसकी एफआईआर या कुछ दर्ज नहीं करवाया? इसमें कोर्ट फिर और कानून, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कोर्ट वोट में सारी चीजें गई उस वक्त, बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित गए। लेकिन सवाल फिर वही एक बेसिक, आप ये समझिए कि कोर्ट कहेगा कि ठीक है आप जाइए, आप वहां रहें, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा जब मुझे मालूम है कि मेरी जान को खतरा है? तो मैं कैसे जाकर उन लोगों के बीच में वहीं पे फिर से रहूंगा? तो ये चीज है, वही गारंटी देना और प्रॉपर्टी देना, इन दोनों में फर्क होता है। प्रॉपर्टी दे दिया और वहां पे जाके हमारी जान को ही कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा, तो फिर क्या करूंगा वहां रहकर? तो इसमें बहुत सारी चीजें उलझी हुई हैं।